रामपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वह किसी न किसी बहाने से गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। अरे क्या भाभी जी, आप ये जो सूट लेकर आई हैं ये थोड़ी पुरानी है ना, और आप कह रही हैं कि इसी के नाप का सूट बना दो। ऐसा थोड़े न होता है। देखिए, इतने महीनों में आपका साइज कुछ तो बढ़ गया होगा। अगर मैं पुरानी नाप से ही ये वाली भी सूट बना दूंगा तो फिटिंग सही नहीं होगी ना भाभी जी। अच्छा ठीक है, फिर ले लो नाप। महिला के इतना कहने पर ही राजू की आंखों में चमक आ जाती है। अपने गले में पड़े इंच टेप से वह नाप लेने लगता है। हाँ भाभी, जरा सा सामने आइए। हाँ, ठीक है, ठीक, जरा कमर की नाप ले लूं। हाँ। उसके बाद तो वह लगभग आधे घंटे नाप लेने में ही लगा देता है। और अगर उससे कोई कहता है कि अरे राजू मास्टर जी, कितनी देर से नाप ले रहे हो, शाम तक नाप ही लोगे क्या? देखिए भाभी जी, मेरा नाम है राजू मास्टर। मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता। ठीक से नाप लूंगा तभी तो मस्त सूट बना पाऊंगा ना भाभी जी। अब उसकी बात पर कोई क्या ही उसे बोलता। बेहरहाल औरत के जाने के बाद वो उस औरत के ख्याल में खो जाता है। क्या मस्त फिगर थी भाभी जी की। ओहो, उसके आगे तो सारी हीरोइनें भी फेल हैं। वाह ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई है तुमने मेरी। जरूर मैं पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे दर्जी बनाया है। भगवान, बस एक ही प्रार्थना है कि अगले जन्म में मोहे दर्जी ही कीजिए ताकि मैं अलग अलग खूबसूरत औरतों के नाप ले सकूं। राजू टेलर अपने काम की आड़ में औरतों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। अब उसका प्रोफेशन ही ऐसा था कि लोगों को कुछ ज्यादा पता नहीं लगता। रामपुर में रेखा नाम की एक रिटायर्ड टीचर अपनी बेटी रिमी और बेटे राहुल के साथ रहा करती थी। राहुल अभी कुछ दिनों पहले ही शर्मिला नाम की लड़की से शादी हुई थी। शर्मिला बहुत ही भोली लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। शर्मिला अपने सास के पास चाय लेकर गई। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय अदरक वाली। ये कहकर उसने चाय अपनी सास को दे दी। रेखा ने चाय ले ली तो शर्मिला वहाँ से जाने लगी। बहू रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे कुछ बात हो गई है क्या माँ जी? चाय तो ठीक है ना? अरे तू इतना डरती क्यों है? मैं तेरी सास हूँ, कोई राक्षस थोड़ी ना हूँ जो तुझे खा नहीं जाऊंगी। और जहाँ तक रही चाय की बात, तो वो तो अभी तक मैंने पी ही नहीं है। ये कहकर उसने चाय की प्याली उठाई और चाय पीने लगी। चाय पीते ही, वाह बहुत ही अच्छी चाय है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें कहा है ना मैंने बैठने के लिए, बैठो। जी माँ जी, कहिए आप मुझसे क्या बात करना चाहती थी? तब शर्मिला की सास ने उससे कहा, शर्मिला बहू, तेरे शादी को लगभग 1.5 महीने हो गए। तू कब तक साड़ी में रहेगी? मैं समझी नहीं माँ जी। बहू, अब तुम हमारी पीढ़ी की तो हो नहीं कि घूंघट और साड़ी में ही हमेशा रहोगी। तुम आज की पीढ़ी हो, तुम सलवार सूट पहन सकती हो। घर में कुछ नहीं बोलूंगी तुमको। पर माँ जी, मैं तो सलवार सूट लेकर आई ही नहीं हूँ। मुझे लगा कि शादी के बाद साड़ी में ही रहना होगा। भला ऐसा भी होता है क्या? उसके बाद रेखा ने अपनी रिमी बेटी को आवाज लगाई। रिमी बेटा। रिमी उस समय कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ की पुकार सुनकर वो बाहर आई। हाँ मम्मी, क्या कह रही हो? कहीं जा रही हो क्या? क्या मम्मी, इस समय मैं तो कॉलेज जाती हूँ ना। पर आज तो संडे है ना। रेखा ने कैलेंडर की तरफ देखते हुए कहा। तब रिमी कैलेंडर के पास गई, उसे पलटते हुए कहा,
मम्मी, जनवरी खत्म हो गया है, ये फरवरी है, फरवरी, और आज शनिवार है। ओह, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये तो बोलो, तुम मुझे बुला क्यों रही थी? रिमी बेटा, वो तुम्हारे पास 3-4 सूट के कपड़े पड़े हैं ना, जो पिछले महीने खरीदे थे? हाँ माँ, है तो। सुनो ना, वो तुम भाभी को दे दो, वो उसे राजू टेलर के पास जाकर सिलवा लेगी। तुम्हारे भाभी के पास एक भी सूट नहीं है। अच्छा माँ, दे देती हूँ। रिमी ने सूट के कपड़े अपने भाभी को दे दिए। रिमी कॉलेज चली गई। बहू सुनो, ये लो सूट का कपड़ा, इसे सिलवा लो। यहाँ से थोड़ी दूर पर राजू टेलर्स है, तुम उसके पास चली जाओ। मैं अकेली जाऊँ? हाँ बहू, चली जाओ ना। तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अगर तुम्हारे साथ गई तो 1 सप्ताह तक चलना फिरना सब हराम हो जाएगा। शर्मिला सूट का कपड़ा लेकर राजू के पास चली गई। राजू ने उसे देखा तो ये कौन सी देहाती हुस्न की परी आ रही है, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। राजू टेलर शर्मिला को घूर घूर कर देख रहा था। उसे इस तरह घूरते देखकर शर्मिला को अजीब लगने लगता है। तब राजू ने उसे पूछा, कहिए क्या सेवा करूं आपकी मैं भाभी जी? जी वो सूट बनवाना है। हाँ बना देंगे बना देंगे। वैसे कैसा बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल? पटियाला? अरे पटियाला नहीं पता आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत चलता है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ पटियाला का। मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं पटियाला सूट सिलवाने। उसके बाद राजू शर्मिला को दुकान के कुछ सैंपल दिखाता है। शर्मिला को वो पसंद आ गए। हाँ जी सही है, ऐसा ही बना दो मेरा। अरे ऐसा क्यों, इससे भी अच्छा बना देंगे आपका, लेकिन पहले आपको देना होगा। क्या देना होगा? अरे नाप देना होगा, नाप। बिना नाप के मैं कैसे बनाऊंगा पटियाला सूट? उसके बाद राजू शर्मिला का नाप लेने लगा। शर्मिला के बातों से ही पता लग गया था कि वह बहुत ही भोली टाइप की है, इसलिए वो मन ही मन सोच लिया था कि आज बहुत अच्छे से और बहुत देर तक इसका नाप लूंगा, मजा आ जाएगा। नाप लेने के क्रम में राजू बार बार शर्मिला को छू रहा था, और वह छूना नॉर्मल छूना तो नहीं था। ये बात शर्मिला को भी समझ आने लगी थी। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कौन नाप लेता है? चलिए दूर हटिए, हटिए दूर। अरे क्या हो गया, क्या हो गया भाभी जी? क्यों गुस्सा हो रही हो आप? गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ? आप ये किस तरह से और कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं तो कभी इधर तो हाथ लगाते हैं तो कभी उधर हाथ लगाते हैं। ये क्या बात हुई? अरे टेलर को नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखों में कोई मशीन तो सेट नहीं है कि एक बार देखें और परफेक्ट नाप ले लूं। राजू अपनी बेहुदा दरीली से अपनी कारीगरी ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन ना समझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो, मेरे सामने ज्यादा तेज बनने की कोशिश न करो। मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे थे। मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी इल्जाम लगाओ। अरे मैं यहाँ कोई नया टेलर नहीं बना हूँ, सालों से काम कर रहा हूँ और न जाने कितनी औरतों के सूट सिले हैं। किसी ने इस तरह से इल्जाम नहीं लगाया जैसे आप लगा रही हैं। अगर आपको मुझसे सूट नहीं सिलवाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन इस तरह से बेहुदा इल्जाम तो मत लगाइए मुझ पर। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। शर्मिला वहाँ से चली तो गई, लेकिन उसने अपने सास को सारी बात बताई। ये तुम क्या कह रही हो बहू? हाँ माँ जी, वो बहुत ही बदमाश दर्जी है। उसने नाप लेने की आड़ में मेरे साथ बदतमीजी की। माँ जी, मुझे तो वो शक्ल से ही बदमाश लगता है। अच्छा सुनो, रिमी को आने दो, फिर चलते हैं तीनों मिलकर उस बदमाश दर्जी के दुकान पर। रिमी के आने के बाद तीनों मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार रिमी उस दर्जी के दुकान गई और सूट सिलवाने की बात कही।
अपनी आदत से मजबूर राजू टेलर बेशर्मी के साथ रिमी की नाप लेने लगा, लेकिन इस बार उसकी सारी हरकत दूर से छिपी उसकी भाभी ने रिकॉर्ड कर ली। फिर शर्मिला राजू टेलर्स के पास जाती है। अब ये तेरा दुष्टता खत्म कर दूंगी राजू टेलर्स, बहुत हो गया तेरी नौटंकी। तभी गुस्से में रिमी जोरदार थप्पड़ मारती है राजू टेलर्स को। तभी राजू टेलर्स गुस्से में रिमी का गला पकड़ लेता है और देखते ही देखते राजू टेलर्स एक भूत का रूप ले लेता है और जोरों जोरों से हंसने लगता है। अब तक तो बहुत सहा तुम लोगों को, अब तुम लोग नहीं बचोगे। ये देखकर रिमी डर जाती है। माँ जी, ये तो भूत है, कोई इंसान नहीं। हाँ बहू, जल्दी से हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिमी को मार देगा और हमें भी। नहीं माँ जी, हमें कुछ नहीं होगा। शर्मिला बहादुरी से काम लेती है। गांव वालों को बुलाने के लिए वो बाहर जाती है। बाहर निकलते ही पास वाली पीपल के पेड़ के पास हनुमान जी की मूर्ति देखती है। शर्मिला हनुमान जी की मूर्ति के पास जाती है और उन्हें प्रणाम करती है। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हनुमान जी की मूर्ति को उठाकर वो रिमी को बचाने के लिए भूत के पास जाती है। मूर्ति को उस भूत के शरीर से स्पर्श करा देती है, जिससे भूत मूर्ति के शक्ति के प्रभाव से जलने लगता है और जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। अरे मुझे क्या हो रहा है? अरे नहीं, मुझे बचाओ, क्या हो रहा है मुझे? और भूत कुछ ही देर में जलकर मर गया।